प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं लाइकेन के बारे में और आज हम जानते हैं लाइकेन में जनन के बारे में। तो आइए जानें लाइकेन में जनन। लाइकेन में तीनों विधियों के द्वारा ही कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन के द्वारा जनन होता है। विद्यार्थियों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे पहला प्रकार है विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। यानी विखंडन का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से जब कोई टुकड़ा हो जाता है लाइकेन का, तो प्रत्येक टुकड़े से, प्रत्येक खंड से आगे आगे संपूर्ण लाइकेन बन जाता है। दूसरा है सोरेडिया। ये सूक्ष्म गोलाकार या कणिका रूपी अतिवृद्धियाँ होती हैं जो थैलस की सतह पर उपांतों पर या किनारों पर सफ़ेद चूर्ण या पाउडर जैसी संहति के रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं। सोरेडिया में एक या एक से अधिक शैवाल कोशिकाएं कवक सूत्रों द्वारा परिबद्ध रहती हैं। मुख्य अथवा जनक थैलस से अलग होने के पश्चात प्रत्येक सोरेडियम उचित अधोस्तर एवं अनुकूल माध्यम में वातावरण में अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो कई बार होता क्या है कि जो लाइकेन की थैलस की सतह होती है उसके ऊपर सफ़ेद चूर्ण या पाउडर जैसा कुछ बिखरा हुआ होता है। इसमें कवक के अंदर शैवाल कोशिकाएं होती हैं, उन्हें ही क्या कहेंगे? सोरेडिया कहेंगे। वो भी नए लाइकेन का निर्माण कर देती हैं। आइसीडिया, ये लाइकेन थैलस की सतह पर पिटिकाओं, गॉल्स के रूप में विकसित होती हैं। छोटे धब्बे के रूप में या छोटी फुंसी जिस प्रकार की होती है ना, उस प्रकार से पूर्ण और परिपक्व हो जाने पर आसानी से थैलस से पृथक होकर नए लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो कायिक जनन तो विद्यार्थियों तीन विधियों से, विखंडन, सोरेडिया और आइसीडिया के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। यहाँ पर आइडियो बीजाणु, पिक्निडियो बीजाणु ये सामान्यतः बनते हैं। सबसे पहले है पिक्निडियो बीजाणु। कवक घटक में अलैंगिक जनन प्राय पिक्निडियो बीजाणु के द्वारा होता है। प्राय एस्कोलाइकेन वर्ग के कुछ सदस्यों में थैलस की ऊपरी सतह फ्लास्क के समान कुछ संरचनाएं विकसित होती हैं। इनको पिक्निडियम कहते हैं। थैलस जो होगा उसकी ऊपरी सतह पर जैसे कप होता है या बॉटल होती है, उसके जैसी एक संरचना विकसित हो जाती है जिसको क्या कहेंगे? पिक्निडियम। और ये थैलस की अपाक्ष सतह में धंसी हुई पाई जाती हैं, यानी नीचे वाली सतह में धंसी हुई होंगी। ये फ्लास्क नुमा पिक्निडियम एक छिद्र या ऑस्टियोल द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। इनके आंतरिक भित्ति पर कवक सूत्र विशेष प्रकार के पिक्निडियो बीजाणु विकसित करते हैं जो अंकुरित होकर कवक सूत्र बनाते हैं, तथा ये कवक सूत्र जब शैवाल कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तो इनसे नया लाइकेन थैलस विकसित होता है। तो जो पिक्निडियो बीजाणु होते हैं वो असल में कवक के माध्यम से ही निर्मित होते हैं। शैवाल तो बाद में उनके संपर्क में आते हैं। दूसरा है आइडियो बीजाणु, आइडियोस्पोर। कभी कभी कवकांश के सूत्र खंडी भवन द्वारा छोटे छोटे आइडियो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। ये बीजाणु अंकुरण द्वारा कवक सूत्र बनाते हैं। इनके संपर्क में उचित शैवाल आने पर लाइकेन थैलस का निर्माण होता है। आइडियो बीजाणु क्या होते हैं विद्यार्थियों? कि जैसे एक कोई भी कवक सूत्र होगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और प्रत्येक टुकड़ा एक आइडियो बीजाणु कहलाएगा। इसमें भी शैवाल बाद में संपर्क में आ रहा है। तो आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर कवक घटक ही अलैंगिक जनन में भाग ले रहा है। तीसरी बात आती है, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार है वो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह प्रक्रिया बहुधा एस्कोलाइकेन्स में पाई जाती है। यहाँ केवल कवक सदस्य ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्रियाशील होता है। शैवालांश का इससे कोई संबंध नहीं होता। तो ज़्यादातर अलैंगिक जनन में भी और लैंगिक जनन में भी जो जनन क्रिया होगी वह कवक घटक में ही संपन्न होती है, शैवाल घटक में संपन्न नहीं होती। लैंगिक जनन एस्कोलाइकेन यानी जिनमें कवक घटक के रूप में एस्कोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं, ऐसे लाइकेन एस्कोलाइकेन कहलाएंगे। उनमें ज़्यादातर ये लैंगिक जनन पाया जाता है। कवक तंतुओं द्वारा सबसे पहले लैंगिक संरचनाओं का निर्माण होता है। तो जब लैंगिक जनन लाइकेन में मिलेगा, लाइकेन में जब लैंगिक जनन संपन्न होता है तो सबसे पहले जननांगों का विकास होता है। जनन संरचनाओं या लैंगिक संरचनाओं का विकास होता है। नर जनन संरचना को स्पोरोगोनियम
एवं मादा जननांग को कॉर्पोगोनियम कहते हैं। तो नर जननांग तो क्या होता है विद्यार्थियों, स्पोरोगोनियम। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो दूसरा चित्र है यह स्पोरोगोनियम है, आप इसके नीचे देख पा रहे हो, जबकि जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये कॉर्पोगोनियम है। तो कॉर्पोगोनियम तो मादा जननांग होगा विद्यार्थियों और स्पर्मोगोनियम नर जननांग होता है। ये हमेशा याद रखना, नर जननांग स्पोरोगोनियम और मादा जननांग कॉर्पोगोनियम होता है। ये निषेचन के पश्चात एपोथीशियम या पेरिथीशियम के रूप में फलनकायों का निर्माण होता है, जिसमें एसआई परिवर्धित होती हैं। एसआई में एस्को बीजाणु निर्मित होती हैं। एसआई मतलब यहाँ बीजाणुधानी से हम ले सकते हैं, जो अंकुरित होकर नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। यह कवक तंतु शैवाल कोशिकाओं के सहयोग से नया थैलस बनाते हैं। तो जब लैंगिक जनन होगा तो सबसे पहले तो नर जननांग और मादा जननांग विकसित होंगे। नर जननांग स्पोरोगोनियम और मादा जननांग कॉर्पोगोनियम कहलाते हैं। निषेचन के पश्चात फलनकाय फ्रूटनिंग बॉडी जो एपोथीशियम या पेरिथीशियम हो सकते हैं इस प्रकार से। ये आप देख पा रहे हो, ये एपोथीशियम जबकि ये पेरिथीशियम। ये निषेचन के बाद बनने वाली संरचनाएं हैं, इनका निर्माण होगा और फिर नए कवक तंतु जब बनेंगे तो वो बीजाणुओं से, एस्को बीजाणुओं से निर्मित होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोरोगोनियम। विद्यार्थियों जैसा कि मैंने बताया स्पोरोगोनियम क्या है, नर जननांग है। कुछ लाइकेन प्रजातियों में थैलस की ऊपरी सतह पर पिक्निडिया के समान ही धंसी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको स्पोरोगोनियम कहा जाता है। ये बाहर की ओर एक छिद्र या ऑस्टियोल के द्वारा खुलते हैं। इनकी गुहा में दोनों प्रकार के अर्थात बंद एवं ऊर्वर कवक सूत्र उपस्थित होते हैं। ऊर्वर कवक सूत्रों के अंतिम सिरों पर सूक्ष्म गोल संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। इनको पुंभ बीजाणु या स्पर्मेशियम कहते हैं। यानी जो नर युग्मक जिसको हम कह सकते हैं या जो नर जनन संरचनाएं हैं उनको पुंभ बीजाणु या स्पर्मेशियम कहते हैं। ये अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, नर युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। परिपक्व हो जाने के पश्चात ये स्पर्मेशिया म्यूसिलेज के द्वारा ऑस्टियोल से बाहर निकलते रहते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो स्पर्मोगोनियम में ये पूरी की पूरी नर जननांग संरचना है और यहाँ पर बंद और ऊर्वर दोनों ही कवक सूत्र पाए जाते हैं। ऊर्वर कवक सूत्रों के अंतिम किनारों पर पुंभ बीजाणु या स्पर्मेशियम बनेंगे और फिर जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो ये बाहर की ओर निकल आते हैं। दूसरा है कॉर्पोगोनियम। ये मादा जननांग है, मादा जनन संरचना है, बहुकोशिकीय होती है। इसका आधारीय भाग कुंडलित होता है जिसको एस्कोगोनियम, जबकि ऊपरी हिस्सा ऐंठा हुआ नलिकाकार होता है, इसे ट्राइकोगाइन कहते हैं। तो कॉर्पोगोनियम जो मादा संरचना है उसका नीचे का भाग तो क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो कहलाएगा एस्कोगाइन, ठीक है, एस्कोगोनियम कहलाएगा। नीचे वाला हिस्सा एस्कोगोनियम, ये वाला हिस्सा एस्कोगोनियम जो, और ये इस प्रकार से निकला हुआ जो है ये ट्राइकोगाइन कहलाएगा, ठीक है। मज्जा के किसी भी कवक सूत्र द्वारा कॉर्पोगोनियम का निर्माण होता है तथा इसका आधारीय एस्कोगोनियम वाला हिस्सा मज्जा में ही धंसा रहता है। इसके विपरीत ट्राइकोगाइन थैलस सतह के ऊपर निकली हुई एक जेलेटिनी संरचना के रूप में दिखाई पड़ती है। तो ये तो हुए इसके नर जननांग और मादा जननांग। मुक्त हो जाने, अब बात आती है निषेचन फर्टिलाइजेशन की। मुक्त हो जाने के पश्चात स्पर्मेशिया ग्रीवा या ट्राइकोगाइन के ऊपरी भाग में चिपक जाते हैं। इन दोनों के बीच की भित्ति के गल जाने से स्पर्मेशिया की अंतर्वस्तियों ट्राइकोगाइन के भीतर प्रवेश कर जाती हैं, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के केंद्र का संलयन होता है अथवा नहीं। तो जब निषेचन होता है तो यहाँ से ये स्पर्मेशियम यहाँ से निकलकर और यहाँ आकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से आके ये इधर चले जाते हैं। इस प्रकार से होता है। अब बात आती है कि निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो ये परिवर्तन होते हैं, सबसे पहले ट्राइकोगाइन धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, ये ट्राइकोगाइन नष्ट हो जाएगी।
एस्कोगोनियम से एस्कोजन तंतु विकसित होता है। यहाँ से कौन सा तंतु विकसित होगा? एस्कोजन तंतु विकसित होगा विद्यार्थियों। हुक या क्रॉजियर का निर्माण एस्कोजन तंतुओं के ऊपरी सिरे पर सीधे ही होता है। इनसे एसआई का परिवर्धन होता है, तो एक हुक जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। एसआई का मतलब होता है बीजाणुधानी एक प्रकार से। एस्कस का द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्री तथा 2 समसूत्री विभाजनों के द्वारा 8 एस्को बीजाणु बनाता है। इस प्रकार विकसित एसआई एस्कोजन कवक तंतु एस्कोगोनिया के चारों ओर वृद्धिशील पेरिफाइसिस या बंध तंतु मिलकर संगठित रूप से फलनकाय का निर्माण करते हैं। फलनकाय 2 प्रकार के हो सकते हैं विद्यार्थियों। एपोथीसियम जो पहला वाला है, ये वाला एपोथीसियम जो कटोरेनुमा संरचना है, और ये पेरिथीसियम जो अंदर से सक्रिय है और ऑस्टियोल के द्वारा बाहर खुलती है। एपोथीसियम जो होता है अन्य एस्कोमाइसिटीज सदस्यों के एपोथीसिया के समान ही यह कप या प्याली नुमा गोलाकार संरचना होती है तथा अनेक लाइकेन प्रजातियों जैसे क्लेडोनिया, पारमेलिया और लेसिडिया में इस प्रकार के फलनकाय पाए जाते हैं। तो क्लेडोनिया, पारमेलिया, लेसिडिया में तो एपोथीसियम ये पाए जाएंगे। इनका रंग पीला, गुलाबी, भूरा, लाल, भूरा, काला ये किसी भी प्रकार का हो सकता है ना। प्रत्येक एपोथीसियम की मुख्य संरचना में 2 क्रो और एवं डिस्क या बिंब पाए जाते हैं। आंतरिक संरचना में निम्न भाग दिखाई देते हैं। हाइमेनियम ये एपोथीसियम का ऊर्वर एवं ऊपरी भाग है जो एसआई एवं बंद सूत्रों से बना होता है। उप हाइमेनियम यह पास सटे कवक तंतुओं तथा निर्मित हाइमेनियम का निचला भाग है। एपिथीसियम एस्काई के ऊपरी भाग की परत है जो पैराफाइसिस के अंतः सिरों के म्यूसिलेज द्वारा आपस में जुड़ने से बनती है। पैराथीसियम इस प्रकार के फ्लास्क नुमा फलनकाय सामान्यतः पायरोकार्पिक लाइकेंस में पाई जाती है जैसे डर्मेटोकार्पोन, वेरुकेरिया। इनमें क्या पाए जाएंगे? पेरिथीसियम ये वाला पाया जाएगा। अब बात आती है एस्को बीजाणुओं का प्रकीर्णन। लाइकेनों की अधिकांश प्रजातियों में एस्को बीजाणु बहुत तेजी से एसआई से बाहर निकलते हैं। सामान्यतः इनका प्रकीर्णन छिद्र या एस्कस की भित्ति के फट जाने से होता है। ये एस्को बीजाणु पेरिप्लाज्म के विघटन से उत्पन्न म्यूसिलेज में लिपटे हुए प्रकीर्णन करते हैं। एस्को बीजाणु उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने पर अंकुरित होकर नया कवक तंतु बनाते हैं। कवक तंतु उपयुक्त शैवाल संपर्क में आकर नया लाइकेन थैलस बनाते हैं। सामान्यतः 10,000 में एक बार कवक तंतु के संपर्क में उपयुक्त शैवाल आता है जिससे लाइकेन थैलस का निर्माण होता है। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही।